बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। आज आपके इस कोर्स का 70वां लेक्चर है। तो हस्बे मामूल हम देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या चीज़ें कवर की। तो हमने जनाब पिछले लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंटिन्यू रखा और इसमें हमने इस लेक्चर में डैम्प्ड मोशन और डैम्पिंग फोर्स के बारे में पढ़ा कि जो किसी बॉडी के ऊपर सराउंडिंग्स की वजह से रेजिस्टेंस या जो उसकी फोर्स पे जो है कोई रुकावट होती है उसको डैम्पिंग फोर्स कहते हैं और ऐसी मोशन को डैम्प्ड मोशन कहते हैं। फिर हमने इसके लिए जो है इक्वेशन ड्राइव की। तो हमने देखा कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन थी उसमें एक और टर्म का इजाफा हुआ विच वाज बीटा dx by dt। तो वो कौन सी टर्म थी? डैम्पिंग फोर्स की टर्म थी। फिर हमने इसका जो है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा। फिर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन हमने देखी क्या होती है। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की इसके हवाले से। आखिर में हम पिछले लेक्चर के हमने क्या किया जी? फोर्स्ड डैम्प्ड मोशन पढ़ी। फोर्स्ड डैम्प्ड मोशन क्या है? अब वो जो डैम्पिंग फोर्स थी वो तो सराउंडिंग्स की वजह से नेचुरली उसमें आ रही थी, जो एक फोर्स एक्ट कर रही थी उस बॉडी पे। हाउएवर हम अब क्या उस जो फोर्स्ड डैम्प्ड मोशन है उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं कि एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी मदद से वो जो मोशन है ऑफ द बॉडी, चूंकि हम स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए या ड्राइव करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑफ टी हमने तज़किरा भी किया उसका, वो हमने बीच में गोया के कंसीडर की। अब इसके साथ फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की और वहीं तक बात हमने क्लोज की थी। आज हम उसी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ड्राइव थी पिछले लेक्चर में फोर्स डैम्प्ड मोशन की, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज फर्दर आप सीखेंगे, जिसमें ट्रांजिएंट सॉल्यूशन क्या होता है और स्टेडी सॉल्यूशन क्या होता है। और इसी तरह से फिर हम आज के लेक्चर में जो है इन एप्लीकेशंस का जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। तो फिर हम शुरू कर रहे हैं जी फोर्स्ड मोशन विद डैम्पिंग। तो पिछले लेक्चर में हम इसकी इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपकी आसानी के लिए दोबारा इसको लिखा है इक्वेशन को। तो कौन सी फोर्सेस इस के बॉडी के ऊपर जो हैं वो एक्ट कर रही थी? तो वो हैं जनाब, एक तो फोर्स थी जी वेट, फिर रिस्टोरिंग फोर्स, फिर डैम्पिंग फोर्स, और अब ये चौथी फोर्स थी विच वी आर गोइंग टू कंसीडर विच वाज द एक्सटर्नल फोर्स, और इसे हमने एफ ऑफ टी से डिनोट किया। ये जो है टोटल फोर्स जो उस बॉडी पे एक्ट कर रही थी वो हमने ये सम की फॉर्म में लिख ली। अब न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से हमने फिर ये इक्वेशन लिखी थी और दिस वाज द फाइनल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड फोर्स मोशन। क्यों इसे कहते हैं? इसके अंदर डैम्पिंग फोर्स भी इन्वॉल्व है और इसके अंदर एक एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑफ टी भी इन्वॉल्व है। इसमें ये आपको पता है 2 लैम्डा बीटा बाई एम है, ओमेगा स्क्वायर जो है के बाई एम के इक्वल है, और एफ ऑफ टी जो है स्मॉल एफ ऑफ टी ओवर एम के इक्वल है। अब हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करते हैं। ये मैंने रिकॉल कर दिया ताकि आपको बात याद आ जाए कि हमने जो हमारी इक्वेशन थी एक्चुअली ये कैसी थी। तो ये हमने लास्ट में कमेंट भी दिया था कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं इसके। ठीक होगी जी बात। तो अब हम फर्दर चलते हैं और पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम हमारा ये है जी कि इंटरप्रेट एंड सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 1/5 d 2x by dt square plus 1/2
1.2 dx by dt plus 2x is equal to 5 cos 4t. And these are the initial conditions for this problem. हम इसको आप क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि ये बेसिकली हमारा क्या फिजिकल सिस्टम है जिसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है. तो सबसे पहली बात ये कि एक मैस है बेसिकली 1/5 kg का या स्लग्स का, जो कि अटैच है एक स्प्रिंग के साथ, और इस स्प्रिंग का कांस्टेंट ये होती है कांस्टेंट k की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है which is actually 2 pounds per feet or Newton per meter. इसके बाद क्या है जी, the mass is released from the rest half feet or meter below the equilibrium position. ये देखें इनिशियली ये डिस्प्लेस यहां से पता चल रहा है कि ये हाफ फीट है, और बिलो क्यों है, चूंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इस वजह से वो मीन पोजीशन से बिलो हमने यहां से इसको छोड़ रहे हैं इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे. यहां से पता चल रहा है इसकी वेलोसिटी, तो वो क्या है 0. इसका मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 ली गई है, यानी हमने फ्रॉम रेस्ट उसको छोड़ा. ये लिखा भी है फ्रॉम रेस्ट, तो ये रेस्ट कहां से पता चल रहा है, इस 0 से पता चल रहा है. सही हो गया जी. अब इसके अलावा द मोशन इज डैम्प्ड विद द डैम्पिंग, ये डैम्प्ड मोशन है. डैम्प्ड मोशन क्यों है, इस टर्म की वजह से, और इसमें आपको पता होगा है कि ये बीटा होता है, डैम्पिंग कांस्टेंट है, ये बीटा इज इक्वल टू 1/2 है, 1.2 है. द मोशन इज बीइंग ड्रिवन बाय एन external periodic force f of t is equal to 5 cos 4t that has period t is equal to pi/2. तो ये जनाब, ये जो हम कह रहे हैं ना एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स, वो इस cos 4t की वजह से कह रहे हैं. कह रहे हैं जी कि ये जो मैस 1/5 kg या स्लग्स का मैस है, इसको हम किससे ड्राइव कर रहे हैं, या किस इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं उसको ऊपर नीचे मूव करने के लिए, और वो एक पीरियाडिक फोर्स है जिसकी ये वैल्यू है f of t is equal to 5 times cos 4t. तो ये हमने इस सिस्टम को या इस प्रॉब्लम को इंटरप्रेट कर दिया है जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है. मैं ब्रीफली फिर बता देता हूं कि एक मैस है 1/5 kg या स्लग्स का, जिसमें स्प्रिंग का वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है. उस स्प्रिंग कांस्टेंट 2 है, और उस पर एक डैम्पिंग फोर्स भी एक्ट कर रही है जिसकी वैल्यू 1.2 है, और इसके साथ साथ वो जो मैस है वो हम एक पीरियाडिक फोर्स से उस पे एक पीरियाडिक फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, और इस मैस को हम हाफ फीट नीचे मीन पोजीशन से हाफ फीट नीचे ले जाके रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं. इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है. तो इंटरप्रिटेशन के बाद अब हम इसे सॉल्व करते हैं जी. उसके लिए सबसे पहले ये किया कि 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ने ये फॉर्म इख्तियार कर दी. एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, पहले हमें होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करनी होती है टू फाइंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ये होमोजीनियस इक्वेशन आ गई जी उससे एसोसिएटेड, ये बन गई हमारे पास उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन. इसको जब क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो हमें ये दो रूट्स मिलते हैं, -3 + -i. इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो ये है e⁻³ c1 cos t + c2 sin t. चूंकि यहां देखें 1 है आयोटा के साथ, और इधर रियल पार्ट में 3 है, ये -3t आ गया. ओके, अब हम कर क्या रहे हैं जी, अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड यूज कर रहे हैं टू फाइंड इट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो इनपुट फंक्शन है दैट इज ऑफ द फॉर्म cos 4t. सो आवर xp would also be of this form a cos 4t + b sin 4t. ये पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब भी cos या sin होते हैं तो दोनों इकट्ठे अपीयर होते हैं जब xp हम अज्यूम करते हैं. तो हमारे पास इस वक्त चूंकि 4 cos 4t था, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि ये जनाब जो xp है इसमें cos भी आएगा और sin भी आएगा. xp अज्यूम कर लिया जी.
दोनों के डेरिवेटिव लिए, दो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, फिर इसको इक्वेशन में पुट कर, लेफ्ट साइड जो इक्वेशन की है उसमें पुट करने के बाद हमारे पास ये साइन 4t वाली टर्में अलग कर ली और cos 4t के कोफिशिएंट्स अलग इकट्ठे कर लिए। अब इसको होमोजीनियस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब होमोजीनियस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये फॉर्म आई। अब यहां देखिए cos 4 का कोफिशिएंट राइट साइड पे 25 है, लेफ्ट साइड पे ये, लिहाजा ये इक्वेट हो गया। इधर साइन 4t का लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट ये है -24a -6b, राइट साइड पे 0 है, लिहाजा ये आ गया। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना, इन दोनों इक्वेशंस को, ये अब इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो हमें यहाँ मिल जाएगा a is equal to -25/102 and b is equal to 50/51. So our xp is equal to this, -25/104 cos 4t plus 50/51 sin 4t. ओके जी, जनरल सोल्यूशन यहां से लिख सकते हैं, ये हमारा xc हो गया और ये xp हो गया। जनरल सोल्यूशन ऐसे ही लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव भी ले लिया, इजी है, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्यों लिया डेरिवेटिव? चूंकि हमारे पास इनिशियल कंडीशन जो है वो डेरिवेटिव पे है। अब हमने पहली इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें, x0 = 1/2। ये जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास c1 की वैल्यू ये आ जाएगी, विच इज 38/51। x'0 = 0 gives us c2 = या वेरीफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। Hence the solution of the initial value problem is, अब हमने c1 c2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, ये c1 और ये c2, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, अब आपको दो नई टर्म्स सिखा रहे हैं इसमें, एक ट्रांजिएंट एंड एक स्टेडी स्टेट टर्म्स। ट्रांजिएंट सॉल्यूशन भी कहते हैं समटाइम्स, इसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है, और स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन भी कहते हैं, टर्म्स भी कह सकते हैं। अब ये क्या है, मैं फिर एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बात समझाऊंगा कि ये ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है। ओके, देखते हैं जी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फैक्टर दिस, we notice that the complementary function xc e⁻³ 38 - 50 cos t -86/51 sin t possesses the property that कि जब x अप्रोच करता है, नो इट शुड बी t अप्रोच करता है इंफिनिटी को, इट शुड बी t अप्रोच करता है इंफिनिटी को, देन xc अप्रोच करता है 0 को। ये पहले भी बात गुजर चुकी है पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो उसमें भी हमने इस तरह की, वो डैम्पिंग फैक्टर था -λt, और हमने कहा जब t अप्रोच करे इंफिनिटी को तो डैम्पिंग फैक्टर जो है दैट गोज टू 0। अच्छा, यहां भी बिल्कुल वही है कि t अप्रोच करता है 0 तो ये टर्म जो है दैट विल गो टू 0। दस फॉर लार्ज टाइम the displacements of weight are closely approximated by the particular solution। इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज, कुछ वक्त के बाद या ज्यादा वक्त के बाद जो सोल्यूशन एक्चुअली ये वाला सोल्यूशन है xc कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ये पार्ट गायब हो जाएगा और आपका जो सोल्यूशन है वो किससे आ रहा होगा, या आपकी जो मोशन है वो किसकी वजह से होगी, वो आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल की वजह से होगी। Since xt approaches to 0 as t approaches to infinity, it is said to be transient term or transient solution। इसी को क्या कहते हैं, ये जो इसको कहते हैं, this is transient solution, and the particular solution xp is called the steady state solution। steady state solution इसको कहते हैं। Hence when f is the periodic function such as f is equal to f0 sin gamma t or f of t is equal to f0 cos gamma t, the general solution of this, अब हम जनरल बात करें, ये आपको इस सॉल्यूशन के हवाले से बात करके ना, तो आप जनरल बात कर रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन के दो पार्ट होंगे। इस तरह की जो इक्वेशन होगी हमारे पास, फोर्स्ड मोशन, डैम्प्ड फोर्स्ड मोशन में इसके दो पार्ट होंगे, वन वुड बी ट्रांजिएंट सॉल्यूशन एंड सेकंड वन वुड बी स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। कि नॉर्मली जो ट्रांजिएंट सॉल्यूशन होता है ना, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा होता है, या जो बहुत इनिशियल टाइम पे
जो उसकी जो सॉल्यूशन या जो सिस्टम बिहेव करता है उसकी जो प्रेडिक्शन है या उसके बारे में जो इत्तलात हैं या उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये ट्रांजिएंट सॉल्यूशन से आती है। और बाद में जब स्मूथ हो जाता है, यानी जो थोड़ी देर बाद जो सिस्टम चलता रहता है, तो उसके बाद वो एक स्मूथ उस कैफियत में चला जाता है, उसे स्टेडी स्टेट कहते हैं। इसकी एग्जांपल है तो थोड़ी सी फनी एग्जांपल, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप यूं महसूस देखिए कि मोटर बाइक खड़ा है आपका धूप के अंदर, सख्त धूप है, उसमें मोटर बाइक खड़ा है। आप जनाब तशरीफ लाते हैं और मोटर बाइक पे बैठते हैं। अब क्या होगा, मोटर बाइक चूंकि बहुत गर्म होगा तो आपको फौरी तौर पे बहुत ज्यादा हीट फील होगी। लेकिन अगर आप थोड़ी देर उस पर बैठे रहेंगे, यानी उसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद चलाने की तरफ चलते हैं, तो क्या होगा कि अब वो जो शिद्दत है ना उसमें हीट की, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। अब ये जो पीरियड था जिसमें वो शिद्दत बहुत ज्यादा थी, जिसमें वो शिद्दत बहुत ज्यादा थी हीट की, वो पीरियड क्या है, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन है, ट्रांजिएंट पार्ट है। और जहां अब ये थोड़ी सी वो कम हो गए, फिर ये क्या होगा कि थोड़ी देर बाद वो हीट फील हो रही होगी, लेकिन दैट विल बी बियरेबल। अब ये स्टेडी स्टेट में है, स्मूथ है, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही वो जो हीट है ना। अब तो इसको जो जहां आपको डिस्टर्ब कर रही थी ना, वो ट्रांजिएंट पार्ट था। और जहां अब स्मूथनेस आ गई है, वो हीट है लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर रही, दिस इज द स्टेडी। तो मेरा ख्याल है ये बड़े अच्छे अंदाज में आपको स्टेडी और ट्रांजिएंट सॉल्यूशन और स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन की बात समझ आई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं जो फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, पर्टिकुलरली द टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए वहां ये चीजें अपीयर होती हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स से लेके और बहुत सारे फील्ड्स में इस तरह के जो हैं प्रॉब्लम्स लोग सॉल्व करते हैं। स्टेडी अनस्टेडी प्रॉब्लम्स भी इन्हें कहते हैं, जो टाइम डिपेंडेंट। तो उसमें ट्रांजिएंट पार्ट भी होता है सोल्यूशन का और स्टेडी पार्ट भी होता है। तो फिर मैं एक दफा बता दूं, स्टेडी पार्ट जो होता है, ट्रांजिएंट पार्ट जो होता है, वो बहुत स्मॉल टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा होता है। फॉर लार्ज टाइम्स अमूमन वो गायब हो जाता है। उस वक्त स्टेडी स्टेट सोल्यूशन अपना जो है रोल प्ले करता है या वो आ जाता है। तो यहाँ जो XC है वो क्या होता है, हमारा ट्रांजिएंट पार्ट होता है, और जो हमारे पास XP है वो बेसिकली स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन को शो कर रहा होता है। एक और प्रॉब्लम है जी, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसमें जो है आप देखिए तो यहाँ फिर साइन और कॉस फॉर्म का फंक्शन है राइट साइड पे, और ये देखें इससे पता चल रहा है कि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, और ये इससे इनिशियली वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और उसकी वेलोसिटी इनिशियली जो है 3 है। और ये जो प्लस साइन है ये क्या शो कर रहा है कि ये नीचे का है वेलोसिटी। अगर ये नेगेटिव होता तो ये इसका मतलब है वेलोसिटी ऊपर की थी। ओके जी, हम देखते हैं इससे एसोसिएटेड जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसको जीरो करके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आते हैं जी रूट्स -1 + आयोटा XC हमारे पास ये आ गया जी, चूंकि ई यहाँ -1 है ना अल्फा की जगह, तो e -t आ गया ये। और ये जनाब हमारा दूसरा पार्ट सोल्यूशन C1 cos t एंड प्लस C2 sin t। फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फिर अज्यूम कर रहे हैं जी इस तरह का सोल्यूशन, चूंकि साइन और कॉस दोनों इन्वॉल्व थे, लिहाजा a cos t प्लस b sin t। इसी तरह x डैश t और ये सारा करने के बाद ये आप अच्छी तरह कर सकते हैं। हमारे पास a 0 आ गया और b, लिहाजा x भी हमारे पास 2 sin t है खाली जी। Okay, hence the general solution of the differential equation is this. This is your XC and this is your XP. डेरिवेटिव भी ले लिया, इनिशियल कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं जी। इनिशियल कंडीशन अप्लाई की तो हमें C1 0 मिल गया, C2 1 मिल गया। इसका मतलब है द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये बन गया जी। एक दिस इज पार्ट एंड दिस पार्ट। एज t goes to infinity,
दिस टर्म गोज टू जीरो, ये इंफिनिटी था, जीरो नहीं था। एज t गोज टू इंफिनिटी दिस टर्म गोज टू जीरो। इसका मतलब है हमारा ट्रांजिएंट टर्म क्या कौन सा हुआ, e रेज़ टू पावर माइनस टी साइन टी, और हमारा जो स्टेडी स्टेट टर्म है वो ये वाला है 2 साइन टी। इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन है इसमें दिस इज द ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड दिस इज द स्टेडी स्टेट पार्ट। वी नोटिस दैट द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजिएंट टर्म बिकम्स नेग्लिजिबल फॉर अबाउट t ग्रेटर देन 2 पाई, कि इसके बाद ये यानी ये गायब, t ग्रेटर देन 2 पाई के लिए भी ये गायब हो जाएगा सोल्यूशन, क्योंकि वैल्यूज छोटी होनी शुरू हो जाएंगी मजीद। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक और इसमें चीज हमारे सामने आई। ओके जनाब, अब एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं, फोर्स्ड मोशन है लेकिन विदाउट डैम्पिंग टर्म है। ये जो प्रॉब्लम है आप गौर कीजिए तो इसमें वो डैम्पिंग टर्म नहीं है, डेरिवेटिव वाले फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब डैम्पिंग इफेक्ट को हम इग्नोर कर रहे हैं। इफ द सिस्टम इज इम्प्रेस्ड अपॉन बाय अ पीरियोडिक फोर्स एंड देयर इज नो डैम्पिंग फोर्स देन देयर इज नो ट्रांजिएंट टर्म इन द सोल्यूशन। फिर उस सूरत में ये बता रहा है कि ट्रांजिएंट टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, आएगी नहीं। देखते हैं तो हमारे पास ये देखिए इसमें वो डैम्पिंग टर्म नहीं है, इनिशियल कंडीशंस आ गई, और वेयर एफ नॉट इज ए कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है। ओके, इसका होमोजीनियस पार्ट लिया जी, इसके ये दो रूट्स आ गए जी। दिस इज योर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, सॉल्यूशन है, बहुत दफा लिखा, आप होपफुली लिख सकते हैं। दिस इज द कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम जनाब इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक्सपी पर्टिकुलर इंटीग्रल लिया, डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब इसमें सब्स्टिट्यूट किया इसके बाद साइन कॉस ओमेगा टी और गामा टी और साइन गामा टी, इनकी वैल्यूज को अलग कर लिया, यानी वो जो कोफिशिएंट्स हैं। ओके, इसके बाद जनाब हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और कंपेयर किए कोफिशिएंट्स। जब हमने कंपेयर किया तो यहां से हमें ये दो वैल्यूज, ए की वैल्यू आ गई जी 0 और बी की वैल्यू आ गई एफ नॉट ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा, वेयर गामा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा, ये क्योंकि अदरवाइज इट विल बिकम 0 इन द डिनोमिनेटर और बीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, सॉरी बी जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, एक्स पी हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, ए चूंकि 0 है तो ये आ गया जी। वेल ये हमारे पास आ गया जनाब इसका जनरल सोल्यूशन, C1 cos ओमेगा टी प्लस C2 sin ओमेगा टी प्लस एफ नॉट ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा साइन गामा टी। ओके, अब इसका डेरिवेटिव भी ले लिया। क्यों ले लिया, फिर इनिशियल कंडीशन जो अप्लाई करनी है, तो C1 इनिशियल कंडीशन पहले अप्लाई की तो C1 0 x डैश 0 इज इक्वल टू 0 अप्लाई किया तो हमें C2 की ये वैल्यू मिल गई। इसका मतलब है हमारा अब जो सोल्यूशन है फाइनल फॉर्म में ये आ गया। नोट दैट the solution is not defined for gamma is equal to omega। अगर ये देखो ना फाइनल सोल्यूशन, अगर मैं गामा और ओमेगा को इक्वल कर दूं तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। However, limit gamma approaches to omega can be obtained by using the L'Hopital rule। तो हम इसको ना लिमिटिंग वैल्यू इसकी फाइंड कर सकते हैं एज गामा अप्रोचेस टू ओमेगा। सही है, तो ये आपको L'Hopital रूल कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा और अच्छी तरह से आता होगा कि अब देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, ये ऊपर एफ नॉट तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर भी लिख सकते हैं जैसे अगली टर्म में लिखा गया, और ये ऊपर की टर्म है। अब नीचे क्या करते हैं, अगर मैं इसमें ओमेगा पुट करूं ना तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 होगा इस ओमेगा की वजह से। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली 0/0 फॉर्म। कौन सी फॉर्म है जी, आपको याद होगा कि हम दो सूरतों में L'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये अल्फा/अल्फा फॉर्म सॉरी इन्फिनिटी फॉर्म हो या 0/0 फॉर्म हो तो फिर हम L'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए वेरिएबल या लिमिट किस पे है, गामा पे लिमिट है, लिहाजा डेरिवेटिव भी किसके विद रिस्पेक्ट लिया जाएगा, गामा के विद रिस्पेक्ट लिया जाएगा। ठीक है जी, तो d/d गामा
इसी तरह डी बाई डी गामा इधर आ जाएगा। यहाँ पे जनाब हमने ये जब लिया इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म होगी, ये बल्कि सॉरी इसका -1 आ गया ना इस गामा का, और ये साइन ओमेगा टी उसी तरह आ गया, ये ओमेगा टी, यहाँ साइन का डेरिवेटिव कॉस गामा टी, ठीक है। तो ये गामा शुरू में मल्टीप्लाई भी होगा साथ, इसका मतलब है सॉरी ये टी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि गामा के विद रिस्पेक्ट तो डेरिवेटिव ले रहे हैं ना। ओके, तो ये ओमेगा टी कॉस टी और ये -2 ओमेगा और गामा आ गया। ठीक हो गया जी। अब अगर गामा की जगह हम ये लिमिट पुट करें तो क्या होगा, गामा की जगह ओमेगा, तो ये माइनस साइन ओमेगा, ये तो उसी तरह टर्म आ गई, इसमें पुट कीजिए तो इट विल बी ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। डिनोमिनेटर में गामा की जगह ओमेगा पुट करेंगे तो -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। इसका मतलब है हमारे पास एक्स टी इस सूरत में ये होगा। क्लियरली एक्स टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एस टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है ना। अब अगर t अप्रोच करे इंफिनिटी को तो एक्स टी, देयरफॉर देयर इज नो ट्रांजिएंट टर्म व्हेन देयर इज नो डैम्पिंग। अब इसमें देख लें कोई ट्रांजिएंट टर्म नहीं है, ठीक है, कि वो जब वो जीरो को अप्रोच कर, उसमें क्या था कि वो टर्म जो है एक्स टी वो जीरो को अप्रोच करे जब t इंफिनिटी को अप्रोच करे। ट्रांजिएंट सॉल्यूशन में ये खुसूसियत होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो यहां पे ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो सॉल्यूशन है अब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है एज इंफिनिटी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ therefore there is no transient term when there is no damping force in the presence of the periodic impressed force। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि अगर हमारे पास डैम्पिंग फोर्स टर्म नहीं होगी तो हमारे पास ट्रांजिएंट टर्म भी नहीं होगी। असल में क्या होता है, देखिए जब डैम्पिंग फोर्स टर्म मौजूद होगी ना तो उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा ना सिस्टम पे वो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। हमने पढ़ा जब डैम्पिंग फोर्स वाली खाली इक्वेशन डिस्कस की कि जब टी फॉर द लार्ज टाइम वो सिस्टम जो है ना उस यस वो डिसअपियर हो जाता है सोल्यूशन फॉर द लार्ज टाइम टी। ये हमने बात की कि चूंकि असल में ना डैम्पिंग की वजह से एक वक्त आएगा कि उस सिस्टम जैसे वो हमारे पास वो मैस है जो यूं ट्रैवल करे, तो जो फ्रिक्शन है या डैम्पिंग फोर्स है उसको असल में उसकी मोशन को रोक रही है ना, तो एक वक्त आएगा कि वो रुक जाएगी। यहां चूंकि साथ एक एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रही है उस पर, लिहाजा डैम्पिंग फोर्स है ही कोई नहीं, अब एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वो चलता रहेगा। जितनी देर वो एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है वो सिस्टम चलता रहेगा। ठीक होगी जी बात। उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छी तरह समझ आएंगी। इनको बड़ा केयरफुली पढ़िए, बहुत मुश्किल चीजें, इतनी आसान नहीं है, ठीक है। चूंकि इनमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, हाँ इसके लिए फिजिक्स का आना भी जरूरी है। अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई या आपको फिजिक्स के बारे में अच्छी तरह से मालूमात नहीं है, आप ये कंसेप्ट नहीं है, जैसे देखें सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ रहा है, फिर हुक्स लॉ आ रहा है, फिर जनाब अभी हम थोड़ी देर में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म में, फिजिक्स में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सारी आएंगे। चार्ज क्या होता है, वो जनाब वोल्टेज क्या होता है, इस तरह की चीज़ें सारी अपीयर होती हैं उसमें। तो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ इन हो रही हैं क्योंकि फिजिकल मॉडल्स जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट जनाब, अब हम एक और एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं और ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एप्लीकेशन टू द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये हमारी आखिरी एप्लीकेशन है और इसके आज हमारा तीसरा लेक्चर भी है इस पे, किस पे, एप्लीकेशंस पे। तो काफ़ी हमने इसके एम्फेसिस के साथ बात की है, इसलिए की है कि आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ सकें। चूँकि बहरहाल ये चीज़ें मुश्किल हैं, इनको अंडरस्टैंड करना, इनको जो है इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहरहाल मुश्किल मामला है। ओके जनाब, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसकी एप्लीकेशंस किस तरह से हो सकती हैं। मैनी फिजिकल सिस्टम्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस सिमिलर टू द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्स्ड मोशन। जो हमने लास्ट इक्वेशन पढ़ी ना वो क्या थी, इस तरह की डिफरेंशियल, ये डैम्प्ड फोर्स्ड मोशन की इक्वेशन है।
तो ये कहता है बहुत सारे फिजिकल सिस्टम जो है ना वो इस तरह की इक्वेशन से यूं कहना चाहिए मॉडल किए जा सकते हैं, या उनकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इस तरह की हो सकती है। ठीक, वन सच एनालॉगस केस इज दैट ऑफ एन LRC सीरीज सर्किट बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी इन मैथमेटिक्स that governs these two systems. It might be possible to use our intuitive understanding of one to help understand the other. ठीक है जी, कि ये जो है ना इस तरह की इक्वेशन LRC सर्किट सीरीज सर्किट को भी रिप्रेजेंट करती है। लिहाजा हम देखते हैं द LRC सीरीज सर्किट क्या है। द LRC सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। ये जो LRC है ना ये इन्हीं तीनों के लिए है, इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ टाइम वेरिंग सोर्स वोल्टेज ET। अब वो जो फोर्स्ड है ना तो यहाँ ये ET होगा, फोर्स्ड मोशन जो कह रहे हैं ना, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रही है, यहाँ ये ET से वोल्टेज से हम सोर्स वोल्टेज जिसे कहेंगे वेरिंग सोर्स वोल्टेज इससे रिप्रेजेंट की जाएगी। तो देखते हैं जी, सबसे पहले हम कि वो इक्वेशन ड्राइव करें LRC सर्किट्स जो हैं उसके बारे में फर्दर बात करें तो कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी जरूरी हैं। जैसे हमने जब स्प्रिंग मैथ सिस्टम की बात की थी तो उस वक्त हमें कुछ लॉज की जरूरत पड़ी थी। वो कौन से थे? जैसे हुक्स लॉ था और इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। यहाँ भी हमें कुछ लॉज की जरूरत है। जैसे यहाँ हमें जो जरूरत पड़ सकती है ये किरचॉफ लॉ है और ओह्म्स लॉ है। तो हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक कंसेप्ट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद बाकायदा इसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट्स और रेगुलेट्स the flow of the electrical current in an electrical circuit। अच्छा जी, ये क्या कहता है? रेजिस्टर क्या होता है? या तो उसकी वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट किसी में जो करंट का फ्लो होता है उसको रेजिस्ट कर रहा होता है या रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल अब इसको हम ना रिलेट कर सकते हैं किससे? डैम्पिंग फोर्स, वो भी तो रेजिस्ट करती है ना मोशन को। यहां अब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो ऑफ करंट है। फ्लो ऑफ करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना। तो उसको जो रेजिस्ट कर रहा है उसे रेजिस्टर कहते हैं। ओके, हम अब देखेंगे भी कि ये चीज जो है ना वो डैम्पिंग फोर्स वाली टर्म जहां पे रही ना उसी तरह dx/dt वाली टर्म उससे मिलती जुलती टर्म यहां भी होगी। अभी अब देखते लेते हैं। द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच a resistor impedes or resists with the flow of the current through it is called the resistance denoted by R। कि अब जिस यानी रेजिस्टर को जो आप मेजर करते हैं ना या जो रेजिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, या मेजर करना जो है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं और उसको R से डिनोट करते हैं। क्लियरली हायर द रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस हाई होगी लो द फ्लो ऑफ करंट, यकीनन करंट जो है वो कम फ्लो करेगी। लोअर द रेजिस्टेंस हायर द फ्लो ऑफ करंट, अगर रेजिस्टेंस क्या होगी? लोअर होगी तो करंट हायर होगी। Therefore, we conclude that the flow of the current is inversely proportional। कि एक चीज कम हो तो दूसरी बढ़ जाती है, एक चीज बढ़ती है दूसरी कम हो जाती है। तो ऐसे जो रिलेशन होता है इसको क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि I इज बेसिकली तो यूं करना है ना, I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। R रेजिस्टेंस है, I इज द करंट। ओके, तो हम कहते हैं जी दिस इज इक्वल टू 1/, लिहाजा ये साथ इसके ना V अब लगाया है विच इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर V इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वोल्टेज। द अबव इक्वेशन इज मैथमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ द वेल नोन
एज ओहम्स लॉ। ये क्या है? ओहम्स लॉ है। V इज इक्वल टू आई आर, आर हम यू भी कह सकते हैं I इज इक्वल टू V ओवर आर, एक ही बात है। तो ये जनाब पहले हमने देखा रेजिस्टर क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होती है। तो इसी तरह हमने फिर ओहम्स लॉ यहां देख लिया। इंडक्टर क्या है? एन इंडक्टर इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है जी? एक बैटरी सी समझ लो ना, जैसे होती है वो स्टोर एनर्जी स्टोर की होती है ना जैसे। तो स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां ये है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द कंडक्टर consists of a wire loop or coil wound on some suitable material. Whenever current through an inductor changes, that is increases or decreases, a counter EMF, electric motive force, is induced in it, which tends to oppose this change. कि जब भी करंट उसमें से पास करती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है जो इस चेंज को अपोज कर रही होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज ऑफ द करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द इंडक्टेंस। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं फिर? इंडक्टेंस। सपोज I denotes the current, then the rate of change of current is given by di by dt. This produces a counter EMF voltage V, then V is directly proportional to di. ठीक है कि वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज और EMF, जो काउंटर EMF पैदा di by dt जो प्रोड्यूस होता है। तो V is equal to L di by dt, where L is the constant of proportionality which represents the inductance of the inductor. The standard unit of measurement of inductance is Henry, denoted by H. तो ये जनाब एक और रिलेशन हमें मिल गया कि V is equal to L di by dt होता है। ठीक है जी। और ये कहां से मिला? इंडक्टर या इंडक्टेंस से मिला। ओके जनाब, आगे हम देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। ए कैपेसिटर इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट of an electronic circuit that has the ability to store the charge and opposes any change of the voltage in the circuit. वो any change ये इंडक्टर क्या करता था? any change अपोज करता था करंट में, और ये जो है कैपेसिटर ये वोल्टेज के चेंज को कंट्रोल करता है, स्टेबल रखता है गोया। The ability of the capacitor to store the charge is called the capacitance of the capacitor denoted by C. ये एबिलिटी जो है उसको चेंज को रोकने की या ये स्टोर करने की जो कैपेसिटी है कैपेसिटर की, चार्ज को स्टोर करने की, उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। ये कैपेसिटर्स आपने पंखों में भी लगे हुए देखे होंगे, वो यही करते हैं, असल में वोल्टेज को ना कंट्रोल करते हैं। अगर कैपेसिटर ना हो तो वो पंखा चलता ही नहीं है। ठीक है जी। इफ प्लस क्यू कूलम ऑफ ए चार्ज, कूलम आपको पता है चार्ज का यूनिट होता है ना, टू द कैपेसिटर and the potential difference of V in volts is established between two plates of the capacitor, then Q is proportional to C, implies Q is equal to CV, V is equal to Q over C, where यहाँ पे V जो है again this is यहाँ आना चाहिए, V is called the constant of proportionality which represents the capacitance. The standard unit of measure of capacitance, हाँ जी यहाँ कुछ हमारे से ये जी, ये जो C है ना, यहाँ C होना चाहिए। C is called the constant of proportionality. रिलेशन ये है, ये रिलेशन नहीं है, ये होना चाहिए था Q is proportional to then V and then Q is equal to C into V.
और C अब जो है यहां से V इज इक्वल टू Q ओवर C भी लिख सकते हैं, और वेयर C इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ proportionality which represent the capacitance. The standard unit to measure the capacitance C is farad, denoted by F. ओके इसके बाद ये किरचॉफ लॉ, वोल्टेज लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द किरचॉफ्स सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स around any closed loop equals the sum of the voltage rises around that loop. In other words, the algebraic sum of the voltage around the loop around the closed loop is 0. कि जो sum of the voltage उस लूप में है टोटल, वो इक्वल होते हैं वोल्टेज राइज अराउंड दैट लूप. तो या यूं कह लें कि सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड द क्लोज लूप हमेशा 0 होते हैं. ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ. अब हम इस काबिल हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव कर सकें फॉर अ सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है जी, अब हम देखते हैं जनाब कि नाउ वी कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर. ये देखें, इंडक्टर है, रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है विद अ टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स E. एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स E भी इसमें लगा हुआ. ये सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं. इफ VL, V sub L, V sub R and V sub C denote the voltage drop across the inductor, resistor and capacitor respectively. यानी ये respectively ये इंडक्टर का है वोल्टेज ड्रॉप, ये अगर रेजिस्टर का है और ये अगर कैपेसिटर का है, तो फिर देन हम कहेंगे जी, हमने अभी ये रिलेशन पढ़े, V इज इक्वल टू L di बाई dt होता है, VR इज इक्वल टू RI होता है जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा, और VC इज इक्वल टू Q बाई C होता है. अभी हमने ये लॉ भी कैपेसिटर की डेफिनेशन के अंडर पढ़ा. ओके, नाउ बाय किरचॉफ सेकंड लॉ द सम ऑफ द वोल्टेज मस्ट इक्वल बी द सोर्स वोल्टेज. ठीक है, तो सम ऑफ द वोल्टेज क्या होगा, VL, VR, VC विल बी इक्वल टू दिस वेरिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज. ठीक, अब जनाब हमने क्या करना है, VL, VR और VC तीनों की वैल्यूज यहां पुट कर दी, और राइट साइड पे हमारे पास ET है. सिंस द इलेक्ट्रिक करंट I रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt, लिहाजा I को हम कह रहे हैं dq बाई dt. तो ये जो टर्म थी ना, ये वाली, ये देखें, इसमें I की जगह dq बाई dt पुट कर रहे हैं. जब dq बाई dt पुट करेंगे तो ये बन जाएगा d2q बाई dt स्क्वायर प्लस r dq बाई dt प्लस q बाई c इज इक्वल टू, ये अब देख लीजिए, ये जो हमने लास्ट इक्वेशन पढ़ी कौन सी, डैम्प्ड फोर्स मोशन वाली, बिल्कुल वही फॉर्म है इसकी. ये देखें, ये डैम्पिंग वाली टर्म बनती है, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन टर्म है. तो ये एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज है बेसिकली, इसको कंट्रोल करिए, फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक हो गया जी. वी हैव सीन दिस इक्वेशन बिफोर, इट इज मैथमेटिकली एग्जैक्टली द सेम एज द इक्वेशन फॉर ए ड्रिवन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. इफ ET इज 0, यानी ये टर्म ना हो, एंड R इज नॉन जीरो, the electric vibration of the circuit are said to be free damped oscillation. ठीक हो गया, फ्री डैम्प्ड, क्योंकि उसमें फोर्स नहीं है ना, फ्री डैम्प्ड कहेंगे. अगर ET भी 0 हो, R भी 0 हो, तो द इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन कैन बी कॉल्ड एज द फ्री अनडैम्प्ड. अब देखा ना, वो ये डैम्पिंग वाली टर्म गायब हो रही है ना, R जब 0 हो जाए तो इसका मतलब ये टर्म गायब होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर अब फ्री अनडैम्प्ड मोशन होगी. ठीक हो गया जी. तो जनाब हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली है इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये अब वही है. अब इसका मतलब इसका सोल्यूशन भी उसी तरह से मिलते जुलते होंगे और आसान सोल्यूशन होंगे जैसे हमने फोर्स मोशन के लिए किए. तो सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन. हम क्या करते हैं जनाब, इसकी होमोजीनियस इक्वेशन पहले सॉल्व करते हैं.
ठीक हो गया जी। होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी जगह m स्क्वायर लिख दिया और इसकी जगह m लिख दिया, 1/c इज इक्वल टू 0। ओके, इफ r इज नॉन जीरो देन द डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिमिनेंट द ऑक्सिलरी इक्वेशन में हैव। अब फिर वही बात है जी, जो पहले हम केस कंसीडर कर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स डिपेंड करते हैं किस पे, जो नेचर ऑफ द रूट जो है डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। अब अगर मैं देखिए इसका ना, इसमें a क्या है हमारे पास, l है, b की जगह r है और c की जगह क्या है 1/c है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको याद होगा क्या होता है जी, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना, इसमें पुट कर लीजिए तो क्या होगा r स्क्वायर, b की जगह ये पुट किया ना 4 इंटू a की जगह क्या है हमारे पास l और c की जगह क्या है 1/c। तो दिस इज r स्क्वायर माइनस 4l/c। तो आपको ये टर्म बताने के लिए कि कहाँ से ये वाली ना डिस्क्रिमिनेंट इस तरह है। अब आपको पता है कि जब ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो उस वक्त ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं जी, डिस्टिंक्ट और रियल होते हैं। तो इसका मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की सूरत में ये टर्म अगर पॉजिटिव है तो देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इन दिस केस द सर्किट इज सेड टू बी ओवर डैम्प्ड। क्या कहते हैं, अब वो टर्मिनोलॉजी वही है जो हमने पीछे उसमें ओवर डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड है और क्रिटिकली जो है डैम्प्ड है, वो हमने टर्मिनोलॉजी बिल्कुल उसी तरह से है, चूंकि फॉर्म जो हुई है इक्वेशन की। ओके, नेक्स्ट है जी कि रियल और इक्वल रूट, ये कब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इन दिस केस द सर्किट इज सेड टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड। फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स की बारी आती है, वो कब होता है जब ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। तो देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स। इन दिस केस द सर्किट इज सेड टू बी अंडर डैम्प्ड। बिल्कुल वही टर्मिनोलॉजी। अब अगर आपने पिछली चीजें अच्छी तरह से तैयार की हैं, पढ़ ली हैं, तो इसको अंडरस्टैंड करना कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्लियर है जी बात। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। तो अब हम कह रहे हैं जी, सिंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वी नो दैट, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, m इज इक्वल टू, ये इसके रूट्स हैं। इन ईच ऑफ द अबव मेंशन 3 केसेस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स द फैक्टर। चूंकि ये देखें ये रियल पार्ट में आएगा, ये वाला पार्ट इसका ना माइनस आर बाई, सॉरी ये इसके दो रियल, अगर मैं आयोटा बोल करूंगा ना, सॉरी यहाँ देखें माइनस आर बाई 2l और दिस विल बी प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 4l/c ओवर 2l। अच्छा, ये जब ये नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट देगा ना, ये दिस विल बी योर रियल पार्ट। और जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो उस वक्त क्या होगा, ये जब हम सोल्यूशन लिख रहे होंगे तो हम लिखते हैं जी e पावर दिस रियल पार्ट विल डेफिनेटली अपीयर ओवर 2l। e पावर ये रियल पार्ट है ना, ये e पावर अल्फा जो होता है ये वो वाला है, तो ये जरूर होगा इसमें। ओके, देयरफॉर हम देखते हैं कि q आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जब t अप्रोच करेगा ये टर्म जरूर अपीयर होगी ना, साथ t भी होगा एग्जैक्टली, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, ये t है। जब t अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो ये टर्म 0 को अप्रोच करेगी। इन दी अंडर डैम्प्ड केस, ये अंडर डैम्प्ड केस है ना, जब ये लेस देन 0 होगा, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात हो रही है। तो इन दी अंडर डैम्प्ड केस व्हेन q0 इज इक्वल टू q naught, the charge on the capacitor oscillates decades. This means that the capacitor is charging and discharging and discharging, charging and discharging as t approaches to infinity. कि इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ये सॉल्यूशन, जैसे वो पहले हम कह रहे हैं कि जब इन्फिनिटी तक जाएगा तो वो सॉल्यूशन जो पार्ट है ना, ट्रांजिएंट पार्ट, वो खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब इन्फिनिटी तक जाके वो डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। In the underdamped case, when E0 is equal to 0 and R0, the electrical vibration do not approach 0 as t approaches to। हम ये पहले पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले कि जब R0, इसका मतलब उसको डैम्पिंग टर्म नहीं है उसमें। तो हमने पढ़ा कि जब डैम्पिंग टर्म नहीं होती तो उस वक्त क्या
ट्रांजिएंट सोल्यूशन नहीं होता। सिंपल हमारे पास क्या होता है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, और कौन सा सोल्यूशन होगा अगर फोर्स्ड है। लेकिन यहाँ ई भी जीरो है, फोर्स्ड नहीं है, ई भी जीरो है ना, तो उसका मतलब है उस वक्त ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के की इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा, और उस वक्त जो सर्किट की मोशन होगी दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक, यानी फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहली एग्जांपल है जनाब, देखते हैं। कहते कंसीडर एन एलसी सीरीज सर्किट in which E is equal to 0. Determine the charge Q of t on the capacitor for t greater than 0 if its initial charge is Q naught and if initially there is no current flowing in the circuit. अब ये जो आखिरी दो बातें तीन बताई हैं ये इनिशियल कंडीशंस के लिए बताई हैं। तो हमने एक्चुअली जी एक सर्किट कंसीडर किया जिसमें E 0 है, फोर्स ये 0 है, ठीक है जी। तो देखते हैं जी, सिंस द एलसी सीरीज सर्किट देयर इज नो रेजिस्टर देयरफॉर आर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0, सो दैट द गवर्निंग इक्वेशन, ये यानी रेजिस्टर है ही नहीं, एलसी सर्किट है, आर है ही नहीं इसमें, लिहाजा ये टर्म जो डैम्पिंग वाली टर्म वो खत्म हो जाएगी। तो एल डी टी डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी क्यू इज इक्वल टू 0, गवर्निंग इक्वेशन हमारी ये है। ओके, अब इसकी जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो कैसे ड्राइव हुई हैं जी, Q0 इज इक्वल टू Q naught। देखिए उसने कहा है कि इनिशियली उसका चार्ज Q naught है और इनिशियली करंट भी कोई नहीं है, लिहाजा हम देख सकते हैं कि I0 इज 0, कि जब T 0 है तब करंट भी 0 है। सिंस dq by dt इज इक्वल टू I, देयरफॉर द इनिशियल कंडीशंस आर इक्विवेलेंट टू, ये भी कर सकते हैं, चूंकि इसी की मदद से ना ये कंडीशन भी लिख सकते हैं, Q0 इज इक्वल टू Q naught, और ये चूंकि 0 है 0, लिहाजा ये Q डैश 0 इज 0। तो आपको याद होगा ना, हमने जो पहली दो कंडीशंस लिखते रहे हैं अपने उसमें डैम्प जो हमारी ऑसिलेटिंग सिस्टम था या मैस स्प्रिंग सिस्टम था, तो उसमें Q X पे और X डैश पे होती थी कंडीशन, लिहाजा यहाँ भी Q डैश और Q पे कंडीशंस को कंस्ट्रक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन एंड दिस रिलेशन। Thus we have to solve the initial value problem. Final initial value problem हमारी ये है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो आसान है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो इसमें जनाब हम देख सकते हैं इसकी ये होमोजीनियस इक्वेशन, बल्कि ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ से हमें m स्क्वायर की वैल्यू 1 ओवर माइनस 1 ओवर एल सी आ गया, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर रूट एल सी आयोटा। सोल्यूशन लिख सकते हैं जी। इसमें आप देखिए तो हमारे पास वो चूंकि रियल पार्ट है ही नहीं, वैसे डैम्पिंग टर्म ही नहीं है ना, तो वो रियल पार्ट हो नहीं सकता, इस वजह से चूंकि इसमें ट्रांजिएंट सॉल्यूशन होगा ही नहीं। Q ऑफ t इज इक्वल टू C1 cos, ये हमारे पास बीटा की जगह है, 1 ओवर रूट LCT प्लस C2 साइन 1 ओवर रूट LCT। ओके, अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशंस, अप्लाई कीजिए। पहली इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमें C1 की वैल्यू Q naught मिल जाती है। दूसरी इनिशियल कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, हाँ इसको भी डिफरेंशिएट भी तो करना है ना, चूंकि हमारी दूसरी कंडीशन जो है वो किस पे है, Q डैश पे है, तो डिफरेंशिएट किया जी, ये हमारे पास टर्म आ गई। इजी है डिफरेंशिएशन, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, नाउ Q डैश इज 0 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज हमें C2 की वैल्यू यहां से 0 मिल जाती है जी। इसका मतलब है सोल्यूशन हमारा ये बन गया फाइनल, C2 चूंकि 0 है। सिंस IT इज इक्वल टू dq by t, देयरफॉर द करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय I। ठीक है जी, तो I इज इक्वल टू Q naught L। तो हमारे पास असल में ना ये जो है करंट इससे दे सकते हैं आप, ठीक हो गया ना जी। तो यही सोल्यूशन है, इसमें हमने उसकी वैल्यू सिर्फ पुट कर ली है, हमारे पास जो भी वैल्यू, हाँ ये पार्ट था, ये तो चूंकि 0 हो चुका ना, तो dq by dt इस तरह से आ गया। ठीक है जी। एग्जाम्पल 2 है जी, फाइंड द चार्ज QT ऑन द कैपेसिटर इन एन LRC सीरीज सर्किट व्हेन L इज इक्वल टू दिस हेनरी, R इज इक्वल टू 10 ohms, C इज इक्वल टू 0.001 farad, ET इज इक्वल टू 0, Q0 इज इक्वल टू Q naught
एंड I0 इज इक्वल, अब पूरी प्रॉब्लम दे दी है, ठीक है जी। LRC सर्किट है, कैपेसिटेंस भी दे दी, रेजिस्टेंस भी दे दी, और तीसरा क्या होता है जी, इंडक्टेंस भी दे दी, ठीक है जी। तो जनाब हमारे पास ये फुल इक्वेशन है। अब ET चूंकि 0 है, ये सारी चीजें आ गई जी। L हमारे पास ये है, इसको 1/4 लिख लिया, यानी 1/4 लिख लिया, फिर R इज इक्वल टू 10 है, फिर C इज इक्वल टू दिस है, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, 1/1000 लिख सकते हैं। अब ये वैल्यूज इसमें डाल दी, L की भी, R की भी और Q की भी। यहाँ ये वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ C की वैल्यू डालिए, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। चूंकि ET 0 है, ये राइट साइड पे भी 0 आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास जनाब कंडीशंस क्या हैं, Q0 इज इक्वल टू Q0, I0 इज इक्वल टू, और इससे हम ये भी इंप्लाई करते हैं, हमने थोड़ी देर पहले देखे कि हम ये लिख सकते हैं। देखो द एक्सिलरी इक्वेशन ये हो जाएगी जी, थ्रू आउट उससे ना, ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए ये जो 4 है ना, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारे पास ये जी एक्सिलरी इक्वेशन है, m इज इक्वल टू -40 प्लस माइनस ये आ गया, ये 20, और ये हमारे पास जनाब सोल्यूशन है। दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज द सोल्यूशन, ओके। अब पहली कंडीशन अप्लाई की तो C10 को Q0 आ गया, ठीक है, और Q डैश अप्लाई किया, यानी डेरिवेटिव लिया उस टर्म का, तो Q-0 इम्प्लाइज हमें C2 की वैल्यू ये मिल गया, लिहाजा हमारे पास Q2 की वैल्यू, Q ऑफ t की वैल्यू सॉरी ये आ गई, Q ऑफ t ये है हमारे पास। अब हम देख सकते हैं सिंस R इज नॉन जीरो एंड लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, Q ऑफ t इज 0, इस टर्म की वजह से ये 0 हो जाता है, ठीक। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, इसमें ट्रांजिएंट सॉल्यूशन है कि वक्त के साथ करंट जो है, फ्लो ऑफ करंट या जो फ्लो ऑफ चार्ज सॉरी, वो खत्म हो जाएगा, कि ये शुरू में कुछ। अच्छा, इसके बाद कहते हैं जी, नोट दैट द इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन इन दिस केस आर फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशंस एज देयर इज नो इम्प्रेस्ड वोल्टेज ET ऑन दी सर्किट। हाँ, अब देखें, जब राइट साइड पे फोर्स होगी ना, जैसे यहाँ FT थी वहां फोर्स, तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको मजबूर कर रही है या उस सिस्टम को चला रही है। यहाँ क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, या अब इलेक्ट्रिक वोल्टेज वो नहीं, कोई सोर्स नहीं है वोल्टेज सोर्स, लिहाजा एक वक्त आएगा कि वो सिस्टम में से जो Q है उसकी वैल्यू या Q खत्म हो जाएगा, जो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या होगा, सिस्टम जैसे बैटरी डिस्चार्ज, बैटरी कुछ देर तो रहती है ना, जब हम उसे यूज करते हैं तो आफ्टर लिमिटेड टाइम बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होते हैं, हमें दोबारा उसमें चार्ज जो है करना पड़ता है। ये चार्ज और डिस्चार्ज का ये बिल्कुल वही टर्मिनोलॉजी आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चूंकि अब एक्सटर्नल सोर्स कोई नहीं है ना, तो लिहाजा अगर बैटरी के साथ एक्सटर्नल सोर्स, लैपटॉप लगाया हुआ है तो क्या हो रहा है, चार्ज अगर होता जा रहा है, साथ साथ एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ है, तो वो चलता जा रहा है आपका काम। अगर आपने जो लोड शेडिंग हो गई है, आजकल ये भी मसला है, लोड शेडिंग हो गई है, अब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो एक वक्त आएगा बैटरी डिस्चार्ज, क्योंकि अब एक्सटर्नल, तो यही ये बताया जा रहा है कि टी जब फॉर लार्ज टाइम, टी इन्फिनिटी मीन्स फॉर लार्ज टाइम, ये कुछ थोड़े टाइम के लिए शुरू में तो वो फंक्शन हो रहा होगा, काम हो रहा होगा, लेकिन लार्ज टाइम के लिए वो नहीं, यानी डिस्चार्ज होगी, कोई चार्ज नहीं होगा वहां। ओके, इस तरह ये तीसरी एग्जांपल है जी, फाइंड द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन क्यू पी। अब चूंकि ईटी उसने दे दिया, पहले ईटी 0 था, स्टेडी सॉल्यूशन नहीं आया, सिर्फ ट्रांजिएंट सॉल्यूशन था, अब ईटी दे दिया है, यानी उसकी वैल्यू कोई दी है हमें, तो अब इसका मतलब है ट्रांजिएंट सॉल्यूशन के साथ साथ वो जो है स्टेडी सॉल्यूशन भी आएगा। ओके, अब जनाब हम फिर उसी तरह इक्वेशन, अब मैं क्विकली इसमें से गो थ्रू होऊंगा, बहुत दफा हम चुके ये काम कर चुके, क्यू टी हमने अब ये अज्यूम कर लिया, क्यू डैश क्यू डबल डैश, ये करने के बाद हमारे पास जनाब ए और बी जो कांस्टेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज वो सारी हमने ये सब्स्टिट्यूट कर ली। तो
हमारे पास फाइनल जो सोल्यूशन आया है ना, मैं उस पर चलता हूँ जी। ये ज़रा आपके लिए मैं रोक रहा हूँ इसको, ताकि आप इसको देख सकें बाद में। ये आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक है जी, ये अगली स्लाइड है। फिर ये अगली स्लाइड, दिस द स्टेडी स्टेट सोल्यूशन इज दिस वन, QP हमारा ये है। सो द स्टेडी स्टेट करंट इज दिस। अब इसमें दो टर्में गुजरी हैं, एक पीछे वाली स्लाइड पे ये देखें, ये x है, और इसी तरह ये जो हमारे पास g है। इसके लिए दो नई टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, द क्वांटिटी x एंड द क्वांटिटी g इज कॉल्ड द impedance of the circuit. Both the reactance and the impedance are measured in ohms. इसका मतलब ये भी रेजिस्टेंस टाइप की चीजें हैं। ठीक है जी, ये जनाब आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको प्रैक्टिस करना है। आप बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तवज्जो से, ये मैंने आपके लिए स्लाइड को थोड़ी देर के लिए रोका है ताकि आप इसको अच्छी तरह से यहां से नोट करें एक्सरसाइजेस को। इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। पहले जो प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की हैं, पीछे हमने एग्जांपल्स के तौर पे सॉल्व की हैं, उनको कीजिए अच्छी तरह से, फिर इन प्रॉब्लम्स को कीजिए, तो होपफुली आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, आप इनको इंशाल्लाह कर सकते हैं, लेकिन बहुत तवज्जो से, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये होगा। इसको ग्रांटेड नहीं लेना कि ये बस जी देख लिया है और वीडियो लेक्चर सुन लिया है, इट इज एनफ। और बहुत प्रैक्टिस कर। हाँ, और बहुत अहम बात यह है कि साथ बुक रख के पढ़, इस पे बुक को बहुत स्टडी करना है। इस चैप्टर को अगर 2-3 दफा स्टडी, यानी चैप्टर पूरा तो नहीं है, इसका कुछ हिस्सा हमने कवर किया है, तो जितने प्रॉब्लम या जितनी टाइप की जो एप्लीकेशंस हमने इसमें कंसीडर की थी, तो उन सब एप्लीकेशंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। यकीनन टीचर के लिए समटाइम्स सब बातें मुमकिन नहीं होती बताना, या नहीं बता सकते होते, तो बुक बहरहाल आपके कंसेप्ट्स को मजीद बेहतर करेगी। मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को कन्वे किया जाए, ताहम आपको भी मेहनत करना पड़ेगी। और मेहनत कीजिए इस सेंस में, किताब ज़रूर पढ़ें। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, किताब पढ़नी बेहद ज़रूरी है। केयरफुली पढ़ें, उसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो फिर आपको आपके कंसेप्ट्स को भी स्ट्रांग करेंगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन में भी हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप किताब भी पढ़ेंगे, इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस भी करेंगे। ये फर्दर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो टोटल ये 10 प्रॉब्लम्स हैं। ये भी अगर आप एक्सरसाइज कर जाए ना, तो नो प्रॉब्लम। आप फिर जो एप्लीकेशंस हमने पढ़ी हैं आज के लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर्स में भी, तो उनमें आपको कोई मसला नहीं होगा फिर। अच्छा, यहाँ एक मैं नोट करना चाहूँगा आपके लिए, ये नोटेशन है, ये आई जो है ना, स्मॉल आई, ये करंट के लिए चाहे कैपिटल आई लिख लें या बाज़ औक़ात स्मॉल आई भी लोग लिखते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये करंट के लिए नोटेशन है। और आपको पता करंट के जो यूनिट्स होते हैं एम्पेयर्स होते हैं। ओके जी, वेल, तो आज के लेक्चर की समरी देख लेते हैं जी। पहले हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की रिलेटेड टू द फोर्स्ड, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड मोशन, और फिर हमने ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन की बात की। तो हमने ये भी देखा कि जब अनडैम्प्ड मोशन होती है तो उस वक्त जो है ट्रांजिएंट सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, उस वक्त उसमें ट्रांजिएंट सॉल्यूशन नहीं होता। हाँ जी, फोर्स्ड में जो डैम्प्ड और फोर्स्ड दोनों हो तो फिर क्या होता है, ट्रांजिएंट भी होता है और स्टेडी सॉल्यूशन भी होता है। ठीक होगी जी बात। फिर हमने एक और एप्लीकेशन पढ़ी ऑफ दीज सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, जिन्हें हम सीरीज सर्किट, हमने LRC सीरीज सर्किट में। उसके बाद हमने बिफोर द ड्राइविंग द इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन फॉर दीज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े। रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, फिर उसी में हमने ओहम्स लॉ क्या होता है और किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, इनका तज़किरा भी किया। चूंकि ये ज़रूरत थी इन जो है लॉज की, किसके लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए
फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। फिर हमने जी डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इन अ सीरीज सर्किट पढ़ा, फिर उसको सोल्यूशन देखा, और सोल्यूशन में फिर हमने वो ओवर डैम्प्ड क्या होता है, अंडर डैम्प्ड क्या होता है, फिर हमने क्रिटिकली डैम्प्ड क्या होता है, वही जैसे हम पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो हुई, तो उन सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स पे सारा वो डिपेंड कर रहा होता है। तो उसके सारे केस भी हमने कंसीडर किए और उसके बारे में बात की तफसील के साथ। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम किए आपके लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के हवाले से, और फर्दर जो टर्मिनोलॉजीज और ये चीज़ें थी उनको इन डिटेल डिस्कस किया कि जब इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स या वाइब्रेटिंग सोर्स साथ है वो प्रॉब्लम भी किए, वाइब्रेटिंग सोर्स वोल्टेज सोर्स अगर नहीं है तो वो प्रॉब्लम भी किए। होपफुली आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। एप्लीकेशंस ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए आज ये तीसरा लेक्चर हुआ है, तो हम यहाँ इस एप्लीकेशंस को क्लोज कर रहे हैं, यानी एप्लीकेशंस का टॉपिक को कवर कर लिया। यूँ तो और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो हम पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है ये कोर्सेज लिमिटेड होते हैं और इनमें अगर जो है इस तरह की सारी एप्लीकेशंस करने लगें तो वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, कोर आइडिया आपको दे दिया गया है। अब होपफुली अगर आप कोई और एप्लीकेशन इसमें पढ़ते भी हैं तो आपको समझ आएगी उसकी एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें नॉन लीनियर इक्वेशंस बनती हैं, तो यकीनन हमारा यहाँ जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करना है। ये जो कोर्स आपका लीनियर इक्वेशंस को फोकस करता है, ना कि नॉन लीनियर। वैसे तो सॉल्व करना भी मुश्किल होती हैं और वो अलग एक इशू है। तो इसके साथ ही उम्मीद है कि जो है आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छी तरह समझ आए होंगे। मैंने भरपूर कोशिश की है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, लेकिन मेरी फिर आपको यही गुजारिश है कि आपको इस पर खूब मेहनत करना पड़ेगी। पर्टिकुलरली अगर आपको फिजिक्स नहीं आती ना, आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी या आपने FSC लेवल पे, तो फिर आपके लिए काफ़ी ये थोड़ी मुश्किल हो, क्योंकि आप गौर कीजिए तो सारा ही फिजिक्स है। ये जो कुछ हमने पढ़ा इन 3 लेक्चर्स में सारी की सारी फिजिक्स थी। ठीक है जी, तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब इन जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा, तब जाके आपको इस पे कमांड हासिल होगी, आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कर सकेंगे। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आप कह रहे होंगे कि मैं बार बार इसका तज़किरा कर रहा हूँ, चूँकि ये जब तक आप खूब मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छी तरह से आप इसको नहीं कर सकेंगे। तो इसके बाद जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम जो है फिर से जो डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स उस पर बात करेंगे, और उसमें जो है सीरीज सोल्यूशन होता है। बेसिकली यही एक्चुअल सोल्यूशन होता है, वेरिएबल कोफिशिएंट्स को डील करने का सीरीज सोल्यूशन। वो जो हमने काशी-यूलर इक्वेशन पढ़ी वो बहुत महदूद और फिक्स, देखे ना, उसकी बहुत वो जो है ना रिक्वायरमेंट बड़ी स्ट्रांग है एक तरह से, कि वो एक्स स्क्वायर और है और फिर सेकंड डेरिवेटिव हो तो फिर एक्स हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी जौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव उसी वही एक्स की पावर भी हो। तो इस तरह की इक्वेशंस बहुत यानी मखसूस हालात में पैदा होती हैं। लिहाजा एक्चुअल जो सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका है वो सीरीज सॉल्यूशन है। किसका? एक्चुअल सॉल्यूशन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।